हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी यूनिट 19 की, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स। तो देखते हैं बिजनेस एथिक्स। तो एथिक्स में बी डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल पर्सनल बिलीफ अबाउट वेदर अ बिहेवियर, एक्शन और डिसीजन इज राइट और रॉन्ग। तो हमारी जो कुछ मान्यताएं होती हैं, हमारे कुछ विश्वास होते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, या कैसा बिहेव किसी के साथ अच्छा है या बुरा है। तो हमारी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं किसी चीज से जुड़ी कि वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। तो उन्हीं सब चीजों को हम कहते हैं एथिक्स। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ एथिक्स इज साइंस ऑफ मोरल्स इन ह्यूमन कंडक्ट, मोरल प्रिंसिपल्स और कोड। तो अगर हम मीनिंग में देखें इस चीज को, तो साइंस ऑफ मोरल इन ह्यूमन कंडक्ट मतलब एक हम किस तरह किसी काम को करें, किस तरह किसी अपने डिसीजंस को लें, उन सब का एक प्रिंसिपल्स है एथिक्स। तो एथिक्स इज थस अ डिसिप्लिन दैट डिफाइंस व्हाट इज गुड और बैड एंड व्हाट इज नॉर्मली राइट और रॉन्ग। तो एथिक्स क्या है? एक डिसिप्लिन है जो बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। Business ethics is the application or ethical principles to business relationships and activities. Business ethics thus governs the way a business runs and carries on its operation. It determines the standard of behavior that guides individual managers in their work. जब आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज होती हैं, और आपको अपने जब बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो वहां पर आपको हो सकता है ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जहां पर आपको कंफ्यूजन हो कि आप कौन सा डिसीजन ले, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो वहां पर आपका जो बिजनेस इथिक्स है या आप इथिक्स आपके, ये आपको हेल्प करते हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज को करने में और अपने बिजनेस को ग्रो करने में। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एथिकल इश्यूज। तो किस किस तरह के एथिकल इश्यूज आते हैं हमारे बिजनेस में, मैनेजमेंट में या इंटरनेशनल मैनेजर्स के पास जब वो किसी डिसीजंस को लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है एथिकल डिलेमा। दूसरा आता है हमारा एथिकल लैप्स। तो एथिकल डिलेमा अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इसमें होता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, लेकिन वो डिसीजन के दो पॉइंट होते हैं और दोनों में से किसी एक पार्ट को आपको चूज करना होता है, लेकिन वो दोनों ही पार्ट किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से सही होते हैं। तो अब आपको चूज करना होता है कि आप किस पर्सपेक्टिव को चूज करते हैं और कौन सा डिसीजन वहां लेते हैं। क्योंकि आपके जो डिसीजन रहेंगे दो पार्ट, वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, लेकिन वो दोनों ही सही होते हैं। आप इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कोई टोबैको कंपनी है, अगर वो टोबैको का एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, अब उसका एक है कि वो करे या ना करे, दो उसके पास डिसीजंस लेने हैं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। अगर अब उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करती अपने टोबैको का, तो क्या होगा? क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसी फील्ड में काम कर रहा है, वो उसी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अगर उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो बिजनेस को लॉस होएगा, उनकी जो सेल्स है वो नहीं बढ़ेगी, उनका जो प्रॉफिट रेशो है वो नहीं बढ़ेगा, तो बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा। तो एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था बिजनेस के लिए कि अगर वो टोबैको का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं तो इनकी तरफ से तो उन्हें करना चाहिए टोबैको का एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि जब करेंगे तभी उन्हें अर्निंग होगी, बिजनेस ग्रो करेगा। अगर अभी हम इसके दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करें सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में क्या होता है कि टोबैको इज अ इंजूरियस टू हेल्थ, या कह सकते हैं जो आपका टोबैको है वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो अगर इस चीज का एडवर्टाइजमेंट सोसाइटी में होएगा, सोसाइटी में आएगी ये चीज, तो क्या होगा? हमारा जो यूथ है, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो सोसाइटी है, इस चीज का यूज करेगी, और जो कि उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगा, हमारी सोसाइटी के लिए नुकसानदायक होगा। तो इस कंडीशन में क्या, फ्री सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर दो दो कंफ्यूजन आ गई उनके पास कि अगर वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो सोसाइटी के लिए खराब है, अगर नहीं करते एडवर्टाइजमेंट तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब है। तो कुछ ऐसे केसेस जब आते हैं हमारे पास तो उन्हें कहते हैं हम एथिकल डिलेमा, कि जब एक कंफ्यूजन की कंडीशन आ जाती है कि हम उसमें से क्या चूज करें, दोनों ही सही है किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से। ये होता है आपका एथिकल डिलेमा। और दूसरा होता है आपका एथिकल लैप्स। तो एथिकल लैप्स
One, the part of the manager occurs when he make an unethical decision. Ethical lapse is associated with cases of unethical behavior. For example, the decision of a top manager to profit from inside information is an act of ethical lapse. अब जब आपको पता हो कि ये काम गलत है और उसके बावजूद आप उस काम को करो, तो ये होता है आपका एथिकल लैप्स। इससे आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशंस की इंटरनल इंफॉर्मेशंस या इंटरनल डाटा आपके पास प्रोवाइड होता है। तो क्या होता है कि अगर कोई मैनेजर उस इंटरनल डाटा का यूज करके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसका यूज करता है, तो ये चीज क्या है, अनएथिकल है। क्योंकि हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में। अगर कोई पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है, हो सकता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दे उस डाटा को, अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करे, तो क्या होगा, इससे उस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। जबकि ये उस मैनेजर को पता है कि ये अनएथिकल है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो ये होता है आपका एथिकल लैप्स। जब आपको पता हो कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, उसके बावजूद भी आप उस काम को करें, तो वो होता है आपका एथिकल लैप्स। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अप्रोचेस टू एथिकल मैनेजमेंट। कि एथिकल मैनेजमेंट रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एथिकल प्रेशर्स। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी ऑलवेज अंडर एथिकल प्रेशर्स विल लीड टू एथिकल डिलेमा। जब आप किसी भी मैनेजमेंट में रहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तो जब आप कोई डिसीजंस लेते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जो आपको डिसीजंस के लिए कंफ्यूज करते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं। क्योंकि हो सकता है जो आपका डिसीजन है वो किसी और की जॉब पे इफेक्ट करे, आपका डिसीजन आपके कॉम्पिटिटर को इफेक्ट करे, आपका डिसीजन आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल से अलग ना हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को दूर कर दे। तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें एथिकल डिलेमा की सिचुएशंस में डालते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम कौन सा डिसीजन सही हमारे लिए, कौन सा गलत। क्योंकि उस टाइम हमारे पास हमारा एक डिसीजन लेने के लिए हमारे पास कम से कम 6 से 7 या कह सकते हैं बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन सबको कंसीडर करके हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, वर्क करते हैं या मैनेजमेंट में होते हैं, तो वहाँ का कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा डिसीजन हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो इससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो कितनी जल्दी फुलफिल होएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इससे कितना प्रॉफिट होएगा। ऐसा हो सकता है कि हमने जो डिसीजन लिया है उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो हैं वो अचीव ना कर पाए, तो हमें वहां पर डिलेमा आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास पहला प्रेशर होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है। हमें वही डिसीजन लेने चाहिए जो उन्हें फुलफिल करें। दूसरा है आपका पर्सनल गोल्स। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, वर्किंग होते हैं, तो कोई डिसीजन लेते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे कनेक्ट हो चुकी होती है। क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजंस आपकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करते हैं। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोट होते हैं, अपग्रेड होते हैं, अच्छी अर्निंग करते हैं, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं अपग्रेड होएगी और पहले से अच्छी होएगी। लेकिन अगर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ है, या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपका बिजनेस है, अगर वो किसी तरह लॉस में आता है, तो जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके जो पर्सनल गोल्स होते हैं लाइफ में, कि हाँ मुझे अभी ये परचेज करना है, मुझे अभी ये बनाना है। आपके पर्सनल गोल्स बहुत सारे होते हैं, हर किसी का अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी का पर्सनल गोल बाइक परचेज करना हो, तो किसी का पर्सनल गोल कार परचेज करना हो, तो किसी का हो सकता है इससे भी ऊपर हो कुछ। तो आपके पर्सनल गोल्स को भी आपके डिसीजंस इफेक्ट करते हैं। तो आपको वैसे डिसीजंस लेने चाहिए, या कह सकते हैं कि हमारे डिसीजंस लेने से पहले हमारे पर्सनल गोल्स भी हमें प्रेशराइज करते हैं। क्योंकि हर आदमी अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव करना चाहता है, और वो तभी कर पाएगा जब वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेगा। तीसरा है कंपटीशन। अब कंपटीशन है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं
और वहां पर आप जैसे ही आपके और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपको वहां ऐसा डिसीजन लेना होगा जो आपको उन कॉम्पिटिटर से अलग बनाए, उनसे सुपीरियर बनाए। क्योंकि जब आप उनसे कुछ अच्छा करोगे, उनसे बेटर करोगे, तभी आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल पे जाओगे। या फिर अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो एक या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पर, तो वहां पर आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशंस है अदर कॉम्पिटिटर्स से या अदर ऑर्गेनाइजेशंस से बेटर परफॉर्म करे, उनसे बेटर आपकी गुडविल बने। तो आपको वो भी फोकस करना पड़ता है, ये भी आपको देखना पड़ता है अपने डिसीजन लेने से पहले। फोर्थ आपका फियर टू लूज वंस जॉब। हमारे डिसीजंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी को अपनी जॉब को लूज करना पड़े। हो सकता है हमने अभी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है और हम उसको अपनी इंडस्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है जब वो नई टेक्निक आए, नया मेथड आए, नई मशीनरी आए, तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा जो वर्क पावर है, वो हमें घटानी पड़े। क्योंकि जब अगर मशीनरी आती हैं तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स के कंपैरिजन वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम करती हैं। लेकिन अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं तो उसको परचेज करने की भी तो आपकी कीमत होती है। परचेज करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो आपको हर चीज़ फोकस करनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है आप जो टेक्नोलॉजी को लाकर अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओगे, लेकिन उसके लिए आपने पे भी तो बहुत ज़्यादा करा है। और हो सकता है वो टेक्नोलॉजी कुछ ही दिन में ऑब्सोल्यूट हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस में आपके जो वहाँ पर वर्कर्स हैं उनको भी, उनकी भी जॉब लूज हो जाएगी। क्योंकि जब आप कोई टेक्नोलॉजी लेके आओगे, अब 10 इंसान का काम एक मशीन कर रही है, तो क्या होगा, वो सिर्फ एक पर्सन को रखेंगे उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, 9 को वहां से निकाल दिया जाएगा। और हो सकता है उसमें से आप भी एक हो। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे पास प्रेशराइज करते हैं और इनकी वजह से हम प्रेशर में रहते हैं किसी भी डिसीजंस को लेने से पहले। तो अब देखते हैं कि फ्रेमवर्क फॉर सॉल्विंग एथिकल डिलेमा। तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हम क्या डिसीजन लें, क्या डिसीजन ना लें, तो उस कंडीशंस को हम किस तरह फेस करते हैं। तो पहले ही हमारे पास जो थ्योरी है या फ्रेमवर्क है, यूटिलिटरिज्म है, और दूसरी है फॉर्मलिज्म। तो यूटिलिटरिज्म में होता है कि आपका जो डिसीजन है वो सही गलत या अच्छा बुरा पहले डिसाइड नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मोरल्स, की मोरल्स में क्या होता है, हमारे एथिक्स में क्या होता है कि हमें पहले ही पता होता है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, या ये करना सही है, ये करना गलत है। लेकिन अगर हम यूटिलिटरिज्म की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो डिसीजन के बाद का रिजल्ट आता है, हम उस पर फोकस करते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो मैक्सिमम पर्सन्स के लिए बेनिफिट है या नहीं है। अगर हमारा डिसीजन, हो सकता है हमने कोई गलत डिसीजन लिया हो या हमने बुरा डिसीजन लिया हो जो कि हमारे एथिक्स के हिसाब से सही नहीं था, लेकिन उससे मैक्सिमम पब्लिक को बेनिफिट हुआ, तो वहां पर वो डिसीजन हमारा सही माना जाएगा, वो डिसीजन हमारा सही होएगा। इसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अपनी कंपनी में टबैको को बैन कर देती है एडवर्टाइजमेंट, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या हुआ, ये गलत है। क्योंकि अगर तुमने ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेट कर रहे हो, तुम बिजनेस रन कर रहे हो, तो सबसे पहली थिंक होती है तुम्हारी कि अपने बिजनेस को ग्रोथ करना, अर्निंग करना। लेकिन हमारे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से गलत था। लेकिन मैक्सिमम पब्लिक क्या है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में तो हम 100 200 500 पर्सन्स काम करते हैं, लेकिन सोसाइटी में उसके हजारों गुना होते हैं पर्सन्स। लेकिन उन सबको इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, वो चीज़ मार्केट में नहीं जाएगी ज़्यादा, ना सेल होगी, तो ना उसे यूथ जो हमारी सोसाइटी है परचेज करेगी, और ना ही उनकी हेल्थ को वो डैमेज करेगा। तो ऐसे डिसीजंस जो, जिनका एक्शंस या जिनका रिजल्ट सोसाइटी के लिए या मैक्सिमम पर्सन्स के लिए अच्छा हो, वो सही माने जाते हैं आपके यूटिलिटरिज्म में। इसका आप दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे कि आप कोई झूठ बोलते हैं, आपके मोरल्स क्या है, एथिक्स क्या है कि झूठ बोलना गलत है। लेकिन हो सकता है जो आपका झूठ है वो किसी दूसरे पर्सन्स के लिए या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिटेबल हो, तो आपका वहां पर वो आपका झूठ भी सच माना जाएगा या अच्छा माना जाएगा। क्योंकि आपने बोला झूठ ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया, इम्पैक्ट क्या है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, सोसाइटी के लिए उसका उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो ऐसी चीजों को हम यूटिलिटिज्म में सही मानते हैं। अब फॉर्मलिज्म की बात करें तो ये
टोटल बेस होती है हमारे मोरल्स पे, प्रिंसिपल्स पे, और इसको हम डेंटोलॉजी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका रिजल्ट फोकस नहीं करते हम कि आपने क्या रिजल्ट आया किसी डिसीजन से। हम इसमें देखते हैं कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे मोरल्स के अकॉर्डिंग, हमारे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं बिहेवियर के, उनके अकॉर्डिंग सही है या गलत है। अगर उनके अकॉर्डिंग कोई चीज़ सही है तो वो डिसीजन आपका सही होगा, अगर उनके अकॉर्डिंग कोई चीज़ गलत है तो आपका डिसीजन गलत होगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि अगर कोई झूठ बोलता है और उससे सोसाइटी को बेनिफिट होता है तो वो सही माना जाता है यूटिलिटिज्म में। लेकिन अगर फॉर्मलिज्म की बात करें तो आपने झूठ बोला, बेशक उससे मैक्सिमम पर्सन्स को बेनिफिट हो, लेकिन झूठ बोलना क्या है, गलत है, अनएथिकल है, तो वो यहाँ पर गलत माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। तो ये इनका मतलब है यूटिलिटिज्म थ्योरी और फॉर्मलिज्म। इस तरह हम अपने जो एथिकल डिलेमा होते हैं इनमें से किसी एक को अपने बिजनेस में अप्लाई करके उन्हें सोल्व करते हैं। तो डिफरेंस देख लेते हैं। अब सबसे पहला बेसिस क्या होता है यूटिलिटरिज्म में, कि इसमें देखते हैं हम कि आपका जो रिजल्ट होता है उसके बेस पे बताते हैं कि हमारा डिसीजन सही है या गलत है। लेकिन फॉर्मलिज्म की बात करें तो इसमें हम कंसीडर करते हैं कि वेदर इज राइट, क्या सही है, क्या हमारे एथिक्स में है, क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इसमें ये बात होती है। पर्सपेक्टिव, यूटिलिटरिज्म में हम कहते हैं अच्छा या बुरा, लेकिन फॉर्मलिज्म में क्या कहते हैं, सही या गलत। क्योंकि फॉर्मलिज्म के हमारे पास क्या है, हमारे एथिक्स है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं बिहेवियर के, तो उनसे हम देखते हैं कि जो हमने डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। लेकिन यूटिलिटरिज्म की बात करें तो वहां पर जो हमारा रिजल्ट आता है वो या तो अच्छा आएगा रिजल्ट या बुरा आएगा रिजल्ट। तो इसे हम इस तरह देखते हैं। कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन अब यूटिलिटिज्म में होता है कि सोसाइटी क्या चाहती है या हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं। हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे उन मैक्सिमम पर्सन्स को हम फिलफिल कर सकें। लेकिन अगर हम फॉर्मलिज्म की बात करें तो इसमें होता है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव कॉन्सिक्वेंस हैं, मतलब हमारा जो एथिक्स है, हमारे जो मोरल्स हैं, उनका क्या कॉन्सिक्वेंस है, वो सही माने जाते हैं, वो गलत हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं हम उसकी नज़र में सही है या गलत है, उनका क्या कॉन्सिक्वेंस है, हमें किस तरह किसी काम को परफॉर्म करना चाहिए। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो यूटिलिटरिज्म के जो हम सॉल्यूशंस हैं उनको हम इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई लॉ रूल नहीं होता। क्योंकि ये हम क्या करते हैं, हम अपने रिजल्ट पे टोटल डिपेंड होते हैं, रिजल्ट जैसा आएगा वैसा हमारा उसको सॉल्यूशंस को हम डिफाइन करेंगे। लेकिन फॉर्मलिज्म में हम टोटल डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें एक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, हमारे एथिक्स होते हैं, हमें पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब एग्जाम्पल वही हमारे पास झूठ बोलने का, कि अगर आपका झूठ बेनिफिशियल होता है मैक्सिमम सोसाइटी के लिए तो वो अच्छा माना जाएगा, सही माना जाएगा यूटिलिटरिज्म में। और अगर आप फॉर्मलिज्म की बात करें तो बेशक आपका झूठ पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिट है लेकिन वो यहाँ पर गलत ही माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। ये थे इनके डिफरेंस। तो अब हम बात करते हैं एथिक्स एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट। जब आप इंटरनेशनल मैनेजमेंट पे इन चीज़ों को फोकस करते हैं या फिर कहें कि डायलेमा फेस करते हैं कि कौन सा डिसीजन लें, कौन सा डिसीजन ना लें, तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हमें सजेस्ट किया गया है होस्मर के थ्रू कि इन पॉइंट्स को फोकस करके माइंड में अपने रख कर हम डिसीजंस ले सकते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल। तो जब आप कोई भी डिसीजन लें तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप उस डिसीजन के लिए फाइनेंशियली तैयार हैं या नहीं है। हो सकता है आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत छोटे लेवल पे है और आपका जो डिसीजन है उसमें आपको बहुत बड़े मात्रा पे फाइनेंस की आवश्यकता है या फाइनेंस की नीड है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहां पर सूटेबल नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं कि हमें सिर्फ उतने पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी चद्दर हो। तो हमें सिर्फ उसी फाइनेंस के हमारे क्राइटेरिया के अंदर रहकर ही हमें डिसीजंस लेने चाहिए फाइनेंशियली जो हमारे डिसीजंस को सपोर्ट कर सके। ये नहीं है कि आपकी अर्निंग तो 10 रुपए है और आप खर्च कर दें 20 रुपए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपकी जितनी अर्निंग है आपको सब कुछ उसी के अंदर फिट करना पड़ता है। दूसरा है लीगल। अब आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो लीगली बाइंड होने चाहिए, लीगली राइट होने चाहिए। हो सकता है कि आपने जो डिसीजंस लिया वो किसी कंट्री में लीगल ही ना हो, वो इलीगल हो,
तो आपको सबसे पहले अपने डिसीजंस में जो आपने टर्म्स यूज करी हैं, आपने जो डिसीजन लिया है, आपको देखना चाहिए, मतलब कंसीडर करना चाहिए कि वो हर कंट्री में या जिस कंट्री के लिए आपने उस डिसीजंस को लिया है, उस कंट्री में वो लीगल है या नहीं है। हमें उन्हीं टर्म्स को कंसीडर करना चाहिए, उन्हीं डिसीजंस को लेना चाहिए जो कि लीगल होते हैं सोसाइटी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या उस कंट्री के लिए जहां पर हम उस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल। अब जो हमारा बिजनेस डिसीजन है वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को भी इफेक्ट करता है। हमारे डिसीजन से हो सकता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है वो अच्छी हो बन जाए, और मे भी हो सकता है ऐसे डिसीजन ले हम कुछ कि जिनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो इमेज है सोसाइटी के लिए या हमारी नेशंस के टुवार्ड्स वो खराब हो जाए। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशंस को फोकस करना चाहिए कि हमारे डिसीजन का हमारे ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ है सोशल। अब जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन किस पे बिहाफ पे होता है? आप जहां पर रहते हैं, आप वहां के कल्चर को, वहां की सोसाइटी को, वहां पर जो उनका लैंग्वेज है, एथिक्स है, हर चीज को फोकस करते हैं। क्योंकि आपका जो डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इफेक्ट करता है, और सोसाइटी कह सकते हैं आप टोटल आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। क्योंकि अगर किसी भी सोसाइटी का या किसी एरिया का, किसी कंट्री का अगर आपके बिजनेस को सपोर्ट मिलता है तो आप ग्रो करेंगे। लेकिन अगर सोसाइटी आपके बिजनेस को नकार देती है या रिजेक्ट कर देती है आपके बिजनेस आइडियाज को, अपने डिसीजंस को, तो आप वहां पर कभी भी अर्निंग नहीं कर सकते या सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको अपने जो डिसीजंस होते हैं वो सोसाइटी को ध्यान में रखकर भी लेने चाहिए कि वो डिसीजन सोसाइटी को किस तरह इफेक्ट करेंगे, और आपके डिसीजन से सोसाइटी की आपके अगेंस्ट थिंकिंग क्या होगी। फिफ्थ है पर्सनल। पर्सनल मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ को टोटली इफेक्ट करती है। तो आपका जो डिसीजन होता है, आपका जो एथिकल डिलेमा फेस कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो उस कंडीशन में आपको ये भी देखना चाहिए कि उससे आपकी पर्सनल लाइफ किस हद तक इफेक्ट होगी। हो सकता है आपका जो डिसीजन है उससे आपका ऑर्गेनाइजेशन काफी सक्सेस करे, वो काफी अर्निंग करे, या कह सकते हैं उस फील्ड में काफी आगे पहुंचे, पीक लेवल पे पहुंच जाए। तो आपकी भी जब आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके डिसीजंस की वजह से ग्रोथ करेगा या प्रॉफिट अर्न करेगा, तो आपकी पर्सनल लाइफ भी उसके अकॉर्डिंग ही इन बढ़ेगी, वो अच्छी होगी पहले के मुकाबले। सिक्स्थ है इकोनॉमिक। अब आप जो भी काम कर रहे हैं या आपका जो डिसीजन है वो आपका इकोनॉमिक होना चाहिए। कि मतलब ये नहीं कि हम कोई भी टेक्निक यूज करें, कोई भी मेथड यूज करें दूसरों को देखकर। हमें वही मेथड यूज करना चाहिए जो कि हमारी अर्निंग के हिसाब से, हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बजट के हिसाब से सूटेबल हो। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसको हम इकोनॉमिकली परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके इंटरनेशनल मैनेजमेंट में डिसीजंस लेते वक्त आपको कंसीडर करने चाहिए कि आपके डिसीजन से इन चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इन चीज़ों को फोकस करके आप अपने जो एथिकल डिलेमा है उसको ख़त्म कर सकते हैं या इजिली डिसीजंस को ले सकते हैं। अब देखते हैं एथिकल सिस्टम ऑफ बिलीफ। कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो बिलीफ होता है, हमारी मान्यताएं होती हैं, या हमारा एथिकल सिस्टम होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उस चीज को हम किस तरह अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ला सकते हैं। क्योंकि जब आप अगर बात करें कि आप कहीं पर भी अपना काम करते हैं तो वहां पर कुछ उनके प्रिंसिपल्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस के, वो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, कहीं भी आप अगर ज्वाइनिंग करते हैं, जॉब करते हैं, तो सबसे पहले क्या बताते हैं आपको कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का है, हमारे यहाँ वर्किंग आवर्स 9 to 5 है, आपको इस तरह के ड्रेस में आना है, ये हमारे यहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट है। तो आपको एक रूल्स बताते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका एक रूल्स रेगुलेशंस पहले बन रखे हैं, आप उन्हीं चीजों को फॉलो करके उनके बिलीफ्स को, उनके एथिक्स को क्या कह सकते हैं, फुलफिल कर रहे हैं या उनको फॉलो करते हैं। तो हमारे पास कुछ लॉस ऐसे हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से या जिनका हेल्प करके हम अपने बिजनेस में अपने एथिक्स को या अपने बिलीफ्स को ला सकते हैं। तो सबसे पहला है एक्सटर्नल लॉ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं।
अगर कोई उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे हो चाहे सबॉर्डिनेट लेवल पे हो, उन सभी हर किसी को उनके उन लॉज को फुलफिल करना पड़ता है या फॉलो करना पड़ता है। तो जब आपके पहले ही वहां पर जो लॉज हैं वो आपके एथिक्स के हिसाब से बना रखे हैं आपने कि क्या सही है, फिर उसके हिसाब से आपने लॉ बना दिए। तो अगर आपके जो एक्सटर्नल लॉ हैं वो स्ट्रांग है तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपका एथिकल बिलीफ होता है वो अपने आप आएगा, आपके जो डिसीजंस हैं वो अपने आप सही रहेंगे। दूसरा है यूटिलिटिज्म थ्योरी। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि आपको डिसीजन देखना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या होएगा, और रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आपके वो एथिक्स के हिसाब से है। और तीसरा है यूनिवर्सल थ्योरी, जिसे हम फॉर्मलिज्म कहते हैं और इसे हम डेंटोलॉजी भी कहते हैं। इसमें आपका होता है कि आप एथिक्स को टोटल बिलीव करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। अब देखते हैं फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब इसके अंदर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उस डिसीजन का हर किसी के ऊपर प्रॉपर इफेक्ट पड़ना चाहिए या इक्वल इफेक्ट होना चाहिए, और उसका जो बेनिफिट है वो हर किसी को बराबर मिलना चाहिए। फिफ्थ है पर्सनल लिबर्टी। अब जब कोई भी डिसीजन लेता है मैनेजमेंट लेवल पे, तो अगर आप उसे फ्रीली छोड़ते हैं उसे डिसीजन लेने के लिए विदाउट एनी प्रेशर, तो वो बेटर डिसीजन लेगा, बेटर जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। लेकिन अगर उसी के ऊपर आप, हो सकता है उससे सुपीरियर्स का प्रेशर हो, उसके सबॉर्डिनेट्स का भी प्रेशर हो और आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रेशर हो, तो उस प्रेशर में इंसान ज़्यादा काम सही से नहीं कर सकता। तो जब भी आप डिसीजंस लेते हैं या जिसके पास उसकी पावर है डिसीजंस लेने की, उसे टोटली फ्रीडम होनी चाहिए कि वो डिसीजंस को किस तरह ले और अपने डिसीजंस को चॉइस कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जिनको हम ट्रैक करके अपने ऑर्गेनाइजेशंस में एथिकल सिस्टम को ला सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया एथिक्स के बारे में। अब बात करते हैं फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट ऑफ यूएसए। अब जैसे आप इंडिया की बात करते हैं हम, कि आपको कोई कनेक्शन लेना है, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है, आपने एप्लीकेशन दी, आपके घर अभी 4 दिन या 5 दिन तक कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया, तो आपने क्या करा, आप डिपार्टमेंट में गए और वहां पर आपने किसी वहां के जो वर्कर था उसे कुछ आप पैसे देते हैं कि वो आपका काम जल्दी कर दे या तुरंत कर दे। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया में इस चीज को हम इलीगल कहते हैं क्योंकि हमने उस काम को कराने के लिए उसे पैसे दिए हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वहां पर ये काम नॉर्मली होता है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या आपका बिजनेस है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने ऑपरेशंस को डिले करवाएं। तो वहां पर ये चीज देखी गई अमेरिका में, यूएस में, कि वहाँ जो मैनेजमेंट लेवल पे मैक्सिमम जो मैनेजर्स हैं वो अथॉरिटी पर्सन्स को कुछ ना कुछ पेमेंट दे देते थे, जिससे कि उनके काम को जल्दी किया जा सके, या पेमेंट देके अपने काम को जल्दी करवाया करते थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इस चीज को लीगलाइज करने के लिए या इस चीज को एकदम कह सकते हैं कि लीगल बनाने के लिए इस एक्ट को पास करा। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप जैसे प्रोसेसिंग फीस है, आपका लाइसेंस है, वीजा है, आपका कोई कनेक्शन लेना है, आपकी फोन सर्विस है, पुलिस प्रोटेक्शन लेनी है या मेल डिलीवरी है, मतलब आपका कोई भी काम है जो उन्हें रूटीन वे में करना था, लेकिन आप उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देके उस काम को पहले करवा लेते हैं, या यूं कहें कि जल्दी करवा लेते हैं डिले ना होने की वजह से, कि ना ये ना हो कि आपका काम डिले हो गया। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने जो पेमेंट करी है वो उस काम के लिए पेमेंट करते हैं जो उन्हें आज नहीं तो कल वो करते। हो सकता है आपने पेमेंट करी, वो आपका काम फिर आज ही कर गए, अगर आप पेमेंट ना करते तो 10 दिन बाद आपका काम करते वो, लेकिन उस काम को वो करते जरूर। तो ऐसी कंडीशन में जब इस तरह की पेमेंट करी जाती है यूएस मैनेजर्स के थ्रू किसी कस्टम ऑफिशियल्स को या कस्टम्स इंस्पेक्शन को, किसी भी काम के लिए जो उन्हें करना ही है रूटीन वे में, लेकिन आपके पेमेंट के लिए आपके काम को वो प्रायोरिटी देते हैं और उसे जल्दी कर देते हैं, तो उस चीज को वहां पर लीगल माना जाता है। जैसा कि एग्जांपल दे रखा है कि कोई यूएस मैनेजर है, पे करता है कुछ अमाउंट कस्टम इंस्पेक्शन को ऑफ लैंडेड गुड्स एंड टास्क द ऑफिशियल परफॉर्मिंग, मतलब वो उस इंस्पेक्शन के लिए उसे कुछ अमाउंट पे करता है कि वो उसके प्रोडक्ट को जल्दी इंस्पेक्शन करके उसे आगे फॉरवर्ड कर दे। तो अगर वो पेमेंट नहीं करता तो भी उस कस्टम इंस्पेक्शन को या कस्टम इंस्पेक्टर को वो काम करना पड़ता, बेशक वो उस काम को डिले करता लेकिन करता जरूर। तो ऐसा काम जो उसे करना ही था,
लेकिन उस काम को जल्दी कराने के लिए हमने जो पेमेंट दी ये यहाँ पर लीगलाइज कर दी गई। लेकिन अगर वो कहता कि आपको मैं पेमेंट दे रहा हूँ और आप मेरे प्रोडक्ट को विदाउट इंस्पेक्शन के ही आगे फॉरवर्ड कर दो, तो ये चीज़ वहाँ पर इलीगल हो जाती कि यहाँ पर वो काम हम उससे करने को कह रहे हैं जो रूटीन वे में नहीं करता। क्योंकि रूटीन वे में क्या होता है, वो आपके गुड्स को चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा आपके गुड्स की, उसके बाद ही उसे आगे भेजेगा। तो ये था आपका फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट ऑफ यूएसए। तो इसमें आपका जो रूटीन वर्क है उसको करवाने के लिए आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने काम को टाइम से पहले या डिले होने से पहले ही कंप्लीट कर लें। तो बात करते हैं इथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड, कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो करी जाती हैं अनएथिकल वे में, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ वहाँ पर हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो सबसे पहली बात करते हैं हम सेलिंग प्रोडक्ट लेस इन डिमांड इन होम कंट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपकी कंट्री में किसी चीज़ की या किसी प्रोडक्ट की डिमांड एक पीक लेवल पे पहुंच गई, तो उसके बाद क्या होगा, उस चीज़ की डिमांड या उस चीज़ की सेल आपकी कंट्री में नहीं होगी। लेकिन जो मैन्युफैक्चर है उसने तो उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रखा है, तो क्या होगा, अब तो उसके लिए एक तरह से वो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में तो वेस्ट हो चुका है। तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स, उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज में जाके बेच देते हैं, जो उनकी कंट्री के लिए तो खराब हो चुका है, क्योंकि उसमें कोई डिमांड नहीं है, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बनाया है। लेकिन अब क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज में जाके बेच दिया जाता है। तो ये भी एक अनएथिकल एक्टिविटीज है। दूसरा है सेलिंग प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स इन एलडीसी मार्केट। मतलब एलडीसी का मतलब क्या होता है, लेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें पता है कि ये प्रोडक्ट उनकी हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए अच्छा नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को उन्होंने तो एकदम रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, बैन कर दिया है। लेकिन ऐसी बहुत सारी इकोनॉमीज है, कंट्रीज हैं जो अभी इतनी अवेयर नहीं है उन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, अपने उन प्रोडक्ट्स को इन कंट्रीज में सेल कर देती हैं या बेच देती हैं, जो कि एक अनएथिकल एक्टिविटी है। कहाँ बेचा जाता है इन चीज़ों को, लेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जो अभी डेवलप नहीं हुई हैं। तो जब अब वो डेवलप नहीं है तो वो इतनी अवेयर भी नहीं होती उन प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट्स से। सेलिंग प्रोडक्ट्स डेट आर लाइकली टू बी मिसयूज्ड। अब आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से, अपने जोग्राफिकल हिसाब से या अपनी नीड के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपके कंट्री का जो जोग्राफिकल एरिया हो, आपका जो वेदर हो या आपका जो ह्यूमिडिटी हो, आपका जो भी फैक्टर है आपकी कंट्री के इन्वायरमेंट के, जरूरी तो नहीं है कि वो दूसरी कंट्री में भी सेम हो। हर कंट्री का, हर रीजन का जो वेदर है, जो आपका जोग्राफिकल एरिया है, डिमांड है, अलग अलग होती है। तो हो सकता है जो आपने अपनी कंट्री में बनाया है वो दूसरी कंट्री में उस प्रोडक्ट का मिसयूज किया जा सके, या उसके यूज से वहां पर कुछ नुकसान हो या फिर हार्मफुल हो वहाँ की पर्सन्स के लिए, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं हमारी कहीं ना कहीं वेदर पर भी इफेक्ट करते हैं। तो ये भी एक अनएथिकल एक्टिविटी है। फोर्थ है रेस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी। बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी कंट्रीज के ट्रेड को या अपने ऑर्गेनाइजेशंस को या बिजनेस सेक्टर को सिक्योर करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी या हैवी टैक्सेस को अप्लाई कर देती हैं, जिससे कि वहाँ की वो ट्रेड को टोटली कंट्रोल कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप WTO के मेंबर्स हैं तो वहाँ पर साइन हो रखी है बात, ये वहाँ पर इन्होंने एग्रीमेंट है कि आप हर किसी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को अपनी होम कंट्री के जैसे ही ट्रीट करोगे। फिफ्थ है डंपिंग। डंपिंग में कि सेल प्रोडक्ट इन लो प्राइस कंपेयर टू होम कंट्री। अब आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में बनाया, इंडिया की बात करते हैं, और वही प्रोडक्ट श्रीलंका ने भी 100 रुपये में बना लिया, तो दोनों की मार्केट में वो प्रोडक्ट 100 रुपये का बिक रहा है, कंज्यूमर उसको 100 रुपये में परचेज कर रहे हैं। अब इंडियंस क्या करें कि अपने उस प्रोडक्ट को श्रीलंका की मार्केट में जाके 80 रुपीज में सेल करें, तो क्या है ये, हमें वहां पर लॉस होएगा। हमारा 100 का प्रोडक्शन आया था, लेकिन हम उस जाके 80 में सेल कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें तो लॉस होगा, लेकिन वहां की जो पूरी मार्केट है श्रीलंका की, पूरी मार्केट वहां की खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो तो उस प्रोडक्ट को 100 रुपये में ही तैयार कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी पर्सन अपनी कम से कम कॉस्टिंग तो निकालेगा प्रोडक्ट सेल करने से पहले, तो क्या होगा, कस्टमर तो लेकिन वही चीज खरीदेगा जो उसे सस्ती मिलेगी,
वो सारे 80 रुपए का जो हमारे इंडियंस बेचेंगे वहां पर उसकी तरफ मूव करेंगे। और क्या होगा, वहां की मार्केट टोटली से डैमेज हो जाएगी, वहां का जो बिजनेस है, वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है, वो टोटल बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि हम अपना सामान अपने कॉस्टिंग से भी कम रेट पर वहां पर बेच रहे हैं। तो ये होता है आपका डंपिंग। नेक्स्ट है काउंटर फीटिंग, कि मतलब वायलेटिंग द कॉपीराइट एंड पेटेंट्स ऑफ अदर फर्म्स। तो किसी दूसरे फर्म्स के कॉपीराइट या पेटेंट्स को यूज करना विदाउट परमिशन। मतलब जो आपके इंटेंजिबल राइट्स होते हैं, मतलब किसी कंपनी का नाम है, किसी कंपनी का लोगो है, तो उन चीजों को आप विदाउट उसकी परमिशन के यूज कर रहे हैं, तो क्या है वो काउंटर फीटिंग, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं उसके लोगो को। अगर आपने अच्छा किया उस लोगो को यूज करके, फिर तो अच्छा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी इमेज बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने उसके लोगों की गुडविल का बेनिफिट उठाया, आपने बिना किसी एफर्ट के उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम का, लोगो का, साइन का यूज करके प्रॉफिट अर्न किया, जिससे लॉस किसे हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि गुडविल उसने क्रिएट करी और आप उसकी गुडविल को बिना उसके नाम के यूज कर रहे हैं। ये होता है काउंटर फीटिंग। नेक्स्ट आता है ग्रे मार्केटिंग, सेलिंग प्रोडक्ट्स विदाउट अथॉरिटी और परमिशन टुवर्ड्स मैन्युफैक्चर। अब कोई फ्रेंचाइजी है और वो आपको, जैसे आप डोमिनोज ले सकते हैं, कि आपने डोमिनोज से फ्रेंचाइजी नहीं ली उसके आउटलेट खोलने की, लेकिन बिना आउटलेट फ्रेंचाइजी के आपने उसका आउटलेट खोल लिया, तो क्या होगा इससे, इससे लॉस तो किसे होगा, आपका जो मेन फ्रेंचाइजी है। और ये भी एक तरह से इलीगल कह सकते हैं, अनएथिकल कह सकते हैं, क्योंकि उसको जो उसका ऑनर है, आप बिना उस ऑनर्स की परमिशन के उसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने कोई कार परचेज करी और कोई सेकंड पर्सन आके आपकी कार को विदाउट आपकी परमिशन के लेके चला जाता है और ड्राइव करके घूम फिर के आ जाता है। तो ये अनएथिकल ही तो हुआ, कि जब प्रोडक्ट आपका है, किसी को यूज करना है वो, तो पहले आपसे परमिशन लेनी चाहिए, आपसे अथॉरिटी लेनी चाहिए उसकी, उसके बाद ही उसे यूज करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड में किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपका बिजनेस हम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो जब हमारा कोई भी बिजनेस यूनिट होती है, तो हम जब उसके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी रिसोर्स कहाँ से लाते हैं, अपनी सोसाइटी से। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का वर्कफोर्स का यूज करते हैं, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, या हर चीज का जो हम नेचर से इजिली ले सकते हैं। तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, ऑब्लिगेशंस बनते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, कि जिस सोसाइटी से हम इतना कुछ ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उसको हम उसके बदले में कुछ ना कुछ पे करें। तो इसी चीज को कहते हैं हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स उनके रिसोर्स को यूज करने के बाद पे करनी चाहिए, उसको कहते हैं हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको आप कई तरीके से आप अपनी निभा सकते हैं या पे कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हेल्थ केयर लगा रखे हैं, या आई चेकअप कैंप्स हैं, या फिर कह सकते हैं कोई इन्वायरमेंट ड्राइव करते हैं, जैसे आपके ये हीरो होंडा है या बजाज है, तो कई बार आप देखते हैं कि इनकी कोई प्लांट ड्राइव चल रही है या ब्लड डोनेशन कैंप इन्होंने लगाया है। तो ये सब क्या होता है, ये सब इनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इनसे इन्हें प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जब ये सोसाइटी में रह रहे हैं, उसके रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तो इनकी भी कुछ ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कि जिससे हम इतना कुछ ले रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ करें। तो यही होता है, हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आपका हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, ह्यूमन राइट्स है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, कंज्यूमर राइट्स है, सपोर्ट टू कल्चरल राइट्स है, या कोड ऑफ एथिक्स है। तो इन चीज़ों को फोकस करके या इन चीज़ों में काम करके हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिलफिल कर सकते हैं। तो अगर हेल्थ केयर की बात करें, तो आपने हेल्थ केयर का सबसे ज़्यादा देखा ही जाता है कि ब्लड डोनेशन कैंप है, या फिर आपका आई चेकअप कैंप है, या आपके अदर आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस। हो सकता है वो कैंप लगाया उन्होंने वीक का, या हो सकता है उन्होंने कोई यूनिट ही एस्टेब्लिश कर दी है सोसाइटी के लिए। एजुकेशन में अपने स्कूल्स खोलते हैं, या आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, हायर एजुकेशन में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब होता है इन चीज़ों के बाद। या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें, तो आपका जो इन्वायरमेंट है, जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, उसे इम्प्रूव करने के लिए, क्लीन करने के लिए भी ये काफ़ी ड्राइव चलाते हैं,
जैसा कि आपका पेड़ लगाते कई बार की प्लांटिंग ड्राइव है कोई, या फिर आपकी जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, उनको साफ करते हैं कई बार किसी प्रोसेस के थ्रू, या अपने ड्राइव चलाकर कि हाँ हम इस एरिया से इस एरिया तक की रिवर को हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इसे साफ करेंगे, या हमने 3 साल में इतने ज्यादा पेड़ों को उगाया। तो ये सब क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की। बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अप्रोचेस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कौन सी अप्रोचेस होती हैं जिस तरह हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकते हैं? तो देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ स्टांस taken by firm for social responsibility: opposition, obligation, responsiveness, contribution। तो हम इन 3-4 चीजों को देखकर अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या इन अप्रोचेस को यूज करके उसे हम फिलफिल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अब कि हमारे पास सोशल ऑडिट, जो कि हमारा दूसरा तरीका होता है अप्रोचेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिलफिल करने का। तो सोशल ऑडिट में क्या होता है कि जब आपने कोई फंड तो रिलीज कर दिया, आपने काम बोल दिया, लेकिन वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको किस तरह चेक करते हैं? तो फर्स्टली आप चेक करते हैं आपके शेयर होल्डर्स ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट। आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन पर्सन्स ने आपकी इंडस्ट्री में, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में पैसे लगाए हैं, उनको उनका राइट मिल रहा है या नहीं, क्योंकि ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के टुवर्ड्स। दूसरा सेफ्टी ऑडिट, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सोसाइटी के टुवर्ड्स सेफ है, उसका यूज करना, उसको डिस्पोज करना उनके लिए सफिशिएंट नॉलेज है उन्हें सेफ्टी का या नहीं है। थर्ड है आपका इन्वायरमेंटल ऑडिट, कि आप जो इन्वायरमेंट का यूज कर रहे हैं या फिर आपने जो बजट अलॉट किया है उससे इन्वायरमेंट के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या किस लेवल पे आपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे सोशल ऑडिट के। तो गाइस आपका चैप्टर खत्म होता है ये 19, तो जल्दी ही मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आई होप आपको इसमें सब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।